हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 8 अप्रैल और है फ्राइडे। आज की तारीख से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की न्यूज़ को एनालाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल है सतलज यमुना लिंक कैनाल प्रोजेक्ट, जो अभी न्यूज़ में है। यह आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम जानेंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या होती है, और अभी ये इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन सेशन पर आया था। पंजाब हरियाणा डिस्प्यूट हुआ है अवर रिवर्स वाटर ट्रीटी और सतलज यमुना लिंक कैनाल पर। देख सकते हैं आप, ये डिकेट्स में हुआ था। 1966 में रीऑर्गेनाइजेशन से जब पंजाब बना था तो उसने डिसाइड किया था कि हरियाणा को क्या करेगा, वो सतलज का वाटर देगा। फिर 1977 में लैंड एक्विजिशन स्टार्ट हुआ 214 किलोमीटर का, जिसके अंदर सतलज यमुना लिंक बना 122 किलोमीटर का पंजाब और हरियाणा के बीच में। फिर 1980 में हरियाणा ने कंप्लीट कर लिया अपना पोर्शन। पंजाब ने फिर क्या करा, पंजाब उस चीज़ से पीछे हट गया। अभी डिस्प्यूट्स क्या है, डिस्प्यूट ये है कि हरियाणा भी एक बहुत बड़ा स्टेट देखने को मिलेगा और पंजाब भी, और इन दोनों के अंदर एक खेती बहुत ज़्यादा होती है। तो ये ट्रीटी हुई थी कि पंजाब और हरियाणा के बीच में क्या होगा, एक कैनाल बनाया जाएगा सतलज और यमुना के बीच में। सतलज और यमुना आपको दोनों बिग यानी कि लॉन्ग नदी देखने को मिल जाएंगी। फिर इनके बीच में कैनल बनाने की बात हुई तो हरियाणा ने तो अपना काम कर लिया पूरी तरीके से, लेकिन पंजाब अभी तक क्या कर रहा है, इस चीज़ को टालमटोल कर रहा है। यानी कि पंजाब ने इस चीज़ में अभी पूरी तरीके से अपना पार्ट नहीं निभाया है। अब देख लेते हैं इंडस वाटर ट्रीटी क्या है। तो इंडस वाटर ट्रीटी मैंने पहले भी वीडियो में बताया था। इंडस वाटर ट्रीटी जो थी वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई थी, जिसमें जो 6 नदी हैं उनमें से 3 नदी इंडिया को दी गई थी, बड़ी बड़ी नदी पाकिस्तान को दी गई थी। तो सबसे पहली नदी इंडस, झेलम और चेनाब, ये तीनों नदी पाकिस्तान को दी गई, और रावी बियास सतलज जो इंडिया को दी गई थी। देख सकते हैं आप, यमुना सतलज लिंक कैनाल, ये कुछ इस तरीके से है। अब ये करंट इशू क्या है, जैसे मैंने बताया हरियाणा विधानसभा में एक रिजोल्यूशन पास हुआ है किस चीज़ को लेकर कि वो सतलज यमुना लिंक प्रोजेक्ट को पंजाब क्या करे, क्लियर करे। कैनाल एक बार कंप्लीट हो गई, जिसके बाद क्या होगा, अनेबल हो जाएगा वाटर शेयरिंग का रिवर्स और रावी और बियास के बीच में, हरियाणा और पंजाब के बीच में। सतलज यमुना लिंक कैनाल एक प्रपोज्ड है 214 किलोमीटर का लॉन्ग कैनाल है, जो सतलज और यमुना रिवर के बीच में कनेक्ट करता है। वाटर रिसोर्सेज अंडर द स्टेट लिस्ट, वाटर रिसोर्सेज हमेशा क्या होते हैं, अंडर स्टेट लिस्ट आते हैं। वाइल द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मेक लॉज रिगार्डिंग इंटर स्टेट रिवर्स अंडर द यूनियन लिस्ट, यानी कि यूनियन लिस्ट के अंदर वाटर की रिगार्डिंग पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। पंजाब और हरियाणा का इसके बीच में स्टैंड क्या है, यानी कि पंजाब क्या कहता है इसको लेकर और हरियाणा क्या कहता है इसको लेकर। तो बहुत सारे एरियाज जो हैं पंजाब में, वो कहता है कि 2029 तक क्या हो जाएंगे, ड्राई पड़ जाएंगे, अगर ये हमने क्या करा, पानी को शेयर करा। ऑलरेडी अवर एक्सप्लॉइटेड हुआ पड़ा है, वहाँ पर ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है, इरिगेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि पंजाब में क्या होती है, बहुत ज़्यादा खेती देखने को मिलती है। फिल्स ग्रीनरीज ऑफ द सेंटर बाय ग्रोइंग वीट एंड पैडी होती है वहाँ पर हर साल 70,000 करोड़ की। वाटर इन अबाउट 79% ऑफ स्टेट एरिया इज अवर एक्सप्लोटेड है। इन द सच सिचुएशन गवर्नमेंट ने कहा है कि शेयरिंग वाटर विद एनी स्टेट क्या है, वो एक इम्पॉसिबल है। हरियाणा क्या का स्टैंड है इसको लेकर, तो हरियाणा भी बहुत ज़्यादा बड़ा स्टेट देखने को मिलेगा, जिसके अंदर इरिगेशन बहुत ज़्यादा होती है, खेती बहुत ज़्यादा होती है। देयर वॉज ए प्रॉब्लम ऑफ इन ड्रिंकिंग वाटर इन साउदर्न पार्ट ऑफ हरियाणा की क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए हरियाणा क्या कर रहा है, इस चीज़ को क्या करो, आप लिंक करो। तो गाइस नेक्स्ट आर्टिकल है बाबू जगजीवन राम, ये एक बहुत दिग्गज आदमी है, देख लेते हैं इनके बारे में क्या क्या है। ये द हिंदू में आया था। बाबू जगजीवन राम को रिमेंबर किया गया है उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर। एनालिसिस क्या है इनके, तो प्राइम मिनिस्टर ने ट्रिब्यूट किया था इनकी फ्रीडम फाइटर जो हैं ये बाबू जगजीवन राव को, इनकी 115th बर्थ एनिवर्सरी पे, जो कि 5 अप्रैल को मनाई गई है। जगजीवन राव एक पॉपुलरी बाबूजी ने बोला जाता था, एक नेशनल लीडर थे, फ्रीडम फाइटर थे और क्रूसेडर थे सोशल जस्टिस को लेकर। ये एक चैंपियन थे किस चीज़ के, डेप्रेस क्लास के, और आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंट्री थे। जगजीवन राव का जन्म हुआ था 5 अप्रैल 1908 में चंदवा इन बिहार में, दलित फैमिली में। एनालिसिस क्या है इनको लेकर, इन्होंने अपनी स्कूलिंग पूरी की कहाँ से, अरा वेयर ही फेस, इन्होंने उस टाइम पे क्या करा था, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस किया था। इन्हें अनटीचेबल कहा जाता था, और जिस स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल में इनके लिए एक अलग पोर्ट था जिससे पानी पीते थे। लेकिन वही पोर्ट क्या कर दिया था, इन्होंने प्रोटेस्ट करने के अगेंस्ट उस चीज़ को, उस प्रोटेस्ट को, उस पोर्ट को ब्रेक कर दिया था अनटीचेबल को हटाने के लिए।
फिर ये स्कूल के प्रिंसिपल ने क्या करा, इनको एक सेपरेट पोस्ट जो दिया जाता था उसको स्कूल से हटा दिया। 1925 में जगजीवन राव मिले किससे, पंडित मदन मोहन मालवीय से, जो कि इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए और मालवीय जी ने इनको क्या करा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करने के लिए कहा। यूनिवर्सिटी में जगजीवन राव ने बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस किया। ये इंस्पायर थे, प्रोटेस्ट करते थे अगेंस्ट सच सोशल बाइकआउट्स ऑफ ए सेशन ऑफ द सोसाइटी। उन्होंने ओरिजिनेट किया शेड्यूल कास्ट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इनजस्टिस के लिए। अब इनका इंडिपेंडेंस के बाद पहले क्या रोल था, कंट्रीब्यूट इन्होंने क्या क्या किया था, तो 1931 में ये मेंबर बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जो कांग्रेस पार्टी है। फिर इन्होंने इंस्ट्रूमेंटल इन द फाउंडेशन ऑफ ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास लीग बनाई। फिर इन्होंने ऑर्गेनाइज किया अटेंडिंग इक्वलिटी ऑफ अनटचेबल इन 1934 से 35 में। ये एक चैंपियन थे सोशल इक्वलिटी के एंड इक्वल राइट्स फॉर ए डिप्रेस क्लास के। 1935 में इन्होंने प्रपोज किया सेशन ऑफ एन हिंदू महासभा, जिसके अंदर ड्रिंकिंग वाटर वेल्स को सभी के लिए बना दिया गया। 1935 में बाबूजी को अपेयर्ड हुए हेमोंद कमीशन में रांची में, और डिमांडेड की इन्होंने फर्स्ट टाइम कि क्या करो, दलित्स को भी राइट टू वोट दिया जाए। फिर ये 2 बार जेल में भी गए इसके लिए। 1940 में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विद द क्विट इंडिया मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, इन्होंने क्या किया, इसमें भी कंट्रीब्यूट किया। अब इंडिपेंडेंस के बाद इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, जब जवाहरलाल नेहरू ने फॉर्म किया था प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जगजीवन राव इसमें क्या थे, यंगेस्ट मिनिस्टर थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस इन्होंने हेल्ड की लेबर पोर्टफोलियो अंटिल 1952 तक। Thereafter he served in Nehru's cabinet in the post of an minister for communication, ट्रांसपोर्ट एंड रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के अंदर इनका क्या है, बहुत ज़्यादा रोल देखने को मिलेगा। इन्होंने सब की मिनिस्ट्री फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर 1967 तक, और 1970 में ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी बने। जब इंडिया पाकिस्तान का वार हुआ था 1971 में, जब ये डिफेंस मिनिस्टर ही थे। ही लेफ्ट, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा 1970 में और ज्वाइंट की जनता पार्टी अलायंस, जब कांग्रेस और डेमोक्रेसी न्यू पार्टी बनी थी। ही लेटर सर्व्ड इन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 1977 से 1979 तक। जगजीवन राव एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, यानी कि एमपी भी हैं, जो 1936 से 1986 यानी कि बहुत लॉन्ग टाइम तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं, 40 साल तक, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड देखने को मिलेगा। उन्होंने होल्ड की एक लॉन्गेस्ट सर्विंग कैबिनेट मिनिस्टर इंडिया में 30 साल के लिए। अब इनको रिमेंबर किया गया है इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे। इनका जन्म 5 अप्रैल 1908 में हुआ था और 6 जुलाई 1986 में इनकी डेथ हो गई थी। तो गाइज नेक्स्ट आर्टिकल है निपा वायरस। निपा वायरस के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ये इंडियन एक्सप्रेस में भी आया था। ICMR NIV साइंटिस्ट ने फाइंड किया है प्रेजेंस ऑफ IgG एंटीबायोटिक्स अगेंस्ट निपा इन 51 बैट सैंपल्स साउथर्न इंडिया से। एनालिसिस क्या है इसकी, साइंटिस्ट हैं जो पुणे के इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के, इन्होंने एबल किया है, डिटेक्ट किया है प्रेजेंस ऑफ IgG एंटीबॉडीज अगेंस्ट निपा वायरस इन्फेक्शन इन 51 बैट्स में, जो कि कैप्चर हुई है कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी से। अब एंटीबॉडी क्या होती हैं, एंटीबॉडी होती हैं इम्यूनोग्लोबिन, एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन है जो कि प्रोड्यूस होता है इम्यून सिस्टम से इन द रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ ए फॉरेन सब्सटेंस। जब कोई फॉरेन चीज़ आ जाती है इंसान की बॉडी में, तो एंटीबॉडी क्या करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है, जिसको हम एंटीजन भी बोलते हैं। एंटीबॉडीज रिकोगनाइज करती हैं, अटैक करती हैं एंटीजेंस पे इन ऑर्डर टू रिमूव देम फ्रॉम दी बॉडीज। एंटीबॉडी IgG, जैसे हमने भी न्यूज़ में देखा था कि ICMR NY के साइंटिस्ट ने भी क्या करी है, IgG एंटीबॉडी को क्या करा है, फाउंड किया है। तो IgG क्या है, एक मेन एंटीबॉडी है ब्लड में, पावरफुल एंटीबॉडी है जो जिसके अंदर एबिलिटी है बैक्टीरिया को हटाने की, टॉक्सिन्स को हटाने की। ओनली आइसोटाइप्स दैट कैन पास थ्रू द प्लेसेंटा एंड IgG ट्रांसफर फ्रॉम द मदर्स बॉडी प्रोटेक्ट्स इन न्यूबॉर्न। अब निपा वायरस क्या है, तो निपा वायरस फर्स्ट आइडेंटिफाई हुआ था 1998 में ड्यूरिंग आउटब्रेक, जो मलेशिया में सबसे पहले ये क्या हुआ था, फाउंड हुआ था। फ्रूट बैट से ही क्या करता है, फैलता है NYV। अब कैसे कैसे फैलता है, ये एक जूनोसिस वायरस है। जूनोसिस का मतलब जो ट्रांसमिट होता है एनिमल से इंसान में। देख सकते हैं बैट से क्या होगा, एनिमल में जाएगा, एनिमल से क्या होगा, फिर इंसान में जाएगा। ये एनिमल के ब्लड में, यूरिन में सलीवा है, वो गिर गया, वो क्या हुआ, किसी पेड़ पर चला गया, फिर पेड़ से क्या हुआ, फल पे चला गया, फल को किसी जानवर ने खा लिया और जानवर को क्या करा, किसी इंसान ने खा लिया। तो इसे क्या बोलते हैं, जूनोसिस वायरस बोलते हैं। अब एनालिसिस और क्या है इसकी, ये एक जूनोटिक वायरस है जो ट्रांसमिट होता है एनिमल्स टू ह्यूमंस। ये ऑर्गेनिजम्स है विच जो निपा वायरस करते हैं RNA
राइबोन्यूक्लिक एसिड्स के द्वारा। ये एक फैमिली है किसकी, पैरामाइसोवेडिन्स की, जो जीन करता है, और ये क्लोजली रिलेटेड है हैंड्रा वायरस से। अब हैंड्रा वायरस क्या होता है, ये देख सकते हैं आप, बैट से हॉर्स में, फिर हॉर्स से जो ह्यूमंस में होता है उसको हैंड्रा वायरस बोलते हैं। ये भी फैमिली है किसकी, पैरामाइसोवाइडरे की, जिसको जेनस किससे रिलेट किया गया है, हैनी पावायरस से। हैंड्रा वायरस जैसे हमने अभी समझ लिया। ये सबसे पहले डिस्कवर हुआ था मलेशिया में, सिंगापुर में 1998 में, 1999 में। ये फर्स्ट अपेयर्ड हुआ था डोमेस्टिक पिग्स में, यानी कि सबसे पहले पिग्स में आया था। फिर ये बहुत सारे एनिमल्स में आया, डॉग्स, कैट्स, गोट्स, हॉर्सेस एंड शिप में आया। अब देख लेते हैं इसकी ट्रांसमिशन कैसा होता है। यह डिसीज़ है जो स्प्रेड होती है फ्रूट बैट से या फ्लाइंग फॉक्स से, यानी कि चमगादड़ से, ऑफ द जीनस पेट्रोपस से, जो कि नेचुरल रिजर्वोयर है किस चीज़ के, निपा वायरस, हैंड्रा वायरस के। वायरस प्रेजेंट होता है बैट के यूरिन में, उसके सलाइवा में, उसके फेसेस में, उसके बार्थिंग फ्लूइड्स में। सिम्टम्स क्या है इसमें, सिम्टम्स क्या है इसके, फीवर हो जाता है, हेडेक हो जाता है, डिसोरिएटेशन हो जाता है, मेंटल कन्फ्यूजन हो जाता है, कोमा में चला जाता है इंसान, और डेथ के अप्रोच पहुंच जाता है। अब प्रिवेंशन क्या है इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है, सिर्फ इंटेंसिव सपोर्ट है, इसके लिए सपोर्टिव केयर है जो कि ह्यूमंस को दी जाती है निपा वायरस के अगेंस्ट। अब एक यूपीएससी PYQ देख लेते हैं जो 2015 में आया था। इसमें बताया गया था H1N1 वायरस जो है वो मेंशन है न्यूज़ में, वो किस डिसीज़ से रेफरेंस है, बर्ड फ्लू से, डेंगू से, स्वाइन फ्लू से। तो इसका आंसर क्या है, H1N1 वायरस रिलेटेड है स्वाइन फ्लू से। अब गाइस नेक्स्ट आर्टिकल है, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। किस चीज़ को लेकर बात की गई है, डिनोटिफाइड ट्राइब्स को। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया था। स्टेट ऑफ डिनोटिफाइड ट्राइब्स, इन पे क्या हो रहे हैं, इनके क्या क्या क्रिटिसिज्म हो रहे हैं, इन पे क्या भेदभाव हो रहे हैं, इनका डेवलपमेंट के लिए क्या काम हो रहे हैं, वो सब हम इस आर्टिकल में समझेंगे। एनालिसिस क्या है, अभी एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई है पार्लियामेंट के लिए, जो लास्ट वीक में टेबल हुई थी, जिसके अंदर क्रिटिसाइज़ किया गया था जो डेवलपमेंट प्रोग्राम हो रहे हैं उनके अंदर बहुत डील देखने को मिली है डिनोटिफाइड, नोमैडिक्स और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स के अगेंस्ट। अब डिनोटिफाइड, नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स कौन सी होती हैं, ये कम्युनिटीज़ है जो मोस्ट वल्नरेबल है, यानी कि बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलेगी, जिनके ऊपर ज़्यादा बात नहीं होती है। डिनोटिफाइड ट्राइब्स एक कम्युनिटीज़ हैं जो नोटिफाई करती है बॉन्ड क्रिमिनल, यानी कि इन्हें समझा जाता है कि क्या हुई हैं, पैदा ही कैसे हुई हैं, क्रिमिनल के अगेंस्ट, क्रिमिनल को लेकर ये पैदा हुई हैं। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रिजाइम इन्हें ऐसा समझा जाता था सीरियस ऑफ लॉज के द्वारा, जो जब क्रिमिनल ट्रिब्यूनल एक्ट 1871 बना था। ये मोस्टली बिलोंग करती हैं मेडिवल पीरियड से, जिन्हें हम बंजाराज बोलते हैं। नोमैटिक अब क्या होती हैं और सेमी नोमैटिक क्या होती हैं, ये कम्युनिटीज़ हैं जिन्हें डिफाइंस किया जाता है, जो कि वन प्लेस से अनदर प्लेस क्या करती रहती हैं, सिर्फ प्लेस टू प्लेस ट्रांसपोर्ट करती रहती हैं। अब बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है इनकी, ये एक लॉन्ग हिस्ट्री है इनकी। फर्स्ट ड्यूरिंग ए कॉलोनियल रूल के अंदर भी आती थी, इंडिपेंडेंट इंडिया में भी फिर ये आई। ये कम्युनिटी बहुत लार्जर पॉलिटिकल क्वाइट हैं। अब इनके अंदर क्या क्या इनके एक्ट बने, क्रिमिनल ट्रिब्यूनल इंक्वायरी कमेटी बनी 1947 में इनको प्रोटेक्ट करने के लिए यूनाइटेड प्रोविंस में, जिसको हम यूपी आज बोलते हैं। फिर अनंत्यशियम अयंगर कमेटी बनी 1949 में, ये रिपोर्ट बनाई गई थी क्रिमिनल ट्रिब्यूनल एक्ट के रिपील्ड कर। फिर काका कलेक्टर कमीशन बना, जिसको हम फर्स्ट ओबीसी कमीशन भी बोलते हैं 1953 में। फिर बीपी मंडल कमीशन बना जो 1980 में बना था। फिर और एनालिसिस क्या है, ये ज़्यादा आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, साउथ एशिया में भी देखने को मिलेंगी। वर्ल्ड लार्जेस्ट नोमैडिक पॉपुलेशन, इंडिया में 10% आपको पॉपुलेशन की देखने को मिलेंगी। वाइल द नंबर ऑफ डिनोटिफाइड ट्राइब्स, ये अबाउट 150 इनकी कम्युनिटी देखने को मिलेगी, और नोमैडिक ट्राइब्स की 500 डिफरेंट आपकी कम्युनिटी देखने को मिलेंगी। अब इनके लिए हमने डेवलपमेंट क्या किया, DNT के लिए हमने डेवलपमेंट क्या किया, तो नेशनल कमीशन बनाया गया था डिनोटिफाइड, नोटिफाइड एंड सेमी नोटिफाइड ट्राइब्स के लिए, जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 2006 में बाय द इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। फिर इसको हेड किया गया था बालकृष्ण सिद्धराम रांकी के द्वारा, जिसने सबमिट करी अपनी रिपोर्ट जून 2008 में। फिर इसको आयरनी बताया गया कि ट्राइब्स को एक्सकेप कर देना चाहिए, अटेंशन ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, के उन्होंने भी क्या करा, इन ट्राइब्स को लेकर ज़्यादा अटेंशन नहीं दी जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। रिन्यूक रैन के कमीशन ने एस्टिमेट किया कि इनकी पॉपुलेशन 10 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगी सेंसस 2001 में। ये न्यू कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया फरवरी 2014 में, जिसके अंदर एक स्टेट वाइज लिस्ट बनाई गई, जिसको रिपोर्ट
सबमिट की गई जनवरी 8 2018 में। आइडेंटिफाई किया गया कि 1262 कम्युनिटीज़ क्या हैं, डिनोटिफाइड, नोमैडिक और सेमी नोमैडिक देखने को मिलेंगी। अभी रिसेंट में क्या हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च की है इस स्कीम, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डिनोटिफाइड, नोमैटिक्स एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़ को लेकर। गवर्नमेंट ने एक सेटअप किया है, इनके लिए जो बोर्ड बनाया गया है उसका नाम है डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड ऑफ फॉर डिनोटिफाइड, नोमैडिक्स और सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़ को लेकर। ये इस्टेब्लिश हुआ था अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में, जिसके अंदर क्या आती थी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर ये प्रोग्राम आता था। ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 21 फरवरी 2019 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बीको रामजी के द्वारा। अब करंट न्यूज़ क्या है इसको लेकर, जबकि वाइल द नंबर ऑफ दीज टाइप्स कैटेगरीज किए जाते हैं SC ST OBC के अंदर, यानी कि इन्हें बहुत सारी जगह इनको SC ST और OBC से भी कम समझा जाता है। अब इनके ऊपर एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई है जो इनके डेवलपमेंट को, जो इनके डिस्क्रिमिनेशन को देखेगी, जिसके अंदर 269 DNT कम्युनिटीज़ को कवर्ड नहीं किया गया है इसके अंदर एक रिजर्व कैटेगरी के अंदर। इन कम्युनिटीज़ को फ्रीक्वेंटली लेफ्ट किया जाता है, इन्हें अच्छे से नहीं देखा जाता, इन्हें सही जगह पर यानी कि डेवलपमेंट की जगह नहीं पहुंचाया जाता। तो गाइज़ आई होप आपको सारे आर्टिकल समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।